हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रेन्स। आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी का सेकंड वाला मेथड, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। सो बेसिकली जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड को ही हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो ये तो एक्चुअली एक मेथड है जिसका यूज़ करके हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले भी एक और मेथड मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके यूज़ से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली 3 मेथड होते हैं और जो फर्स्ट वाला मेथड मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेथड है। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड वाला मेथड, प्रोडक्शन मेथड या फिर जीवीए। तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ जीवीए, जीवीए एक्चुअली में है क्या, और सेकंड इज़ कैलकुलेशन ऑफ जीवीए, मतलब किस तरीके से हम ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वन इज़ द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इन कांस्टेंट मार्केट प्राइस यूजिंग जीवीए। एक बार हमने जीवीए को कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद उसको कांस्टेंट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे। एंड फोर्थ वन इज़ विच इज़ द ऑफिशियल मेथड टू पब्लिश जीडीपी ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा ऑफिशियल मेथड है जिसका यूज़ करके जीडीपी मतलब इंडिया की जीडीपी का ऑफिशियल डेटा तैयार करते हैं। तो आपको पता होगा 3 मेथड हैं, उनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया गया है ऑफिशियली और क्यों यूज़ किया गया है, सारी की सारी वीडियो में मैं समझाऊंगी, आपको बस ध्यान से सुनना है। तो चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चालू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। सो आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी का सेकंड मेथड, प्रोडक्शन मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। सो जीवीए का फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसी को हम बोलेंगे प्रोडक्शन मेथड। तो प्रोडक्शन मेथड ऐसा कौन सा मेथड है जिसका यूज़ करके हम जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, वो हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए सप्लाई चेन है, तो सप्लाई चेन में जब प्रोडक्शन, हर एक प्रोडक्शन स्टेज से गुजरते हुए बाद में फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होता है। उसके लिए लगेंगे हमको रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स लगेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ भी हो, कोई भी पर्टिकुलर गुड्स का मैन्युफैक्चर करना हो, जैसे मान लीजिए कार का मैन्युफैक्चर करना हो, तो कार के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए जैसे स्टील की ज़रूरत होगी, मतलब ग्लास की ज़रूरत होगी, रबर की ज़रूरत, हर एक रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, जिसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स को जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन हर एक प्रोडक्शन वाले स्टेज में करेंगे, उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब कैसे वैल्यू बढ़ेगी वो हम एक छोटा सा एग्जांपल के साथ चालू करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जैसे हर एक प्रोडक्शन के स्टेज से जब कोई मतलब कोई प्रोडक्ट, कोई गुड गुज़रता है, तो जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सप्लाई चेन है, मतलब ये प्रोडक्शन हो रहा है कार का, मैन्युफैक्चर हो रहा है कार का। एक एग्जांपल लेंगे कार मैन्युफैक्चरिंग का। अब कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल से चालू करते हैं। आयरन ओर, हमको स्टील बनाना है, आयरन बनाना है, तो उसके लिए हमको नेचुरल एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, मिनरल्स की ज़रूरत होगी। तो ये नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंस है जो कि सॉइल में पाया जाता है। तो हमको सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आयरन ओर। तो हम आयरन ओर को सॉइल से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमको पता है कि भले ही वो मशीन्स का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट आयरन ओर का खुद का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता जब तक वो आयरन ओर किसी पर्टिकुलर स्टील या आयरन में कुछ कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब उसका कोई ग्रॉस एडिशन ना हो जाए, तब तक उसका कोई खुद का वैल्यू नहीं होता। तो मान लीजिए कि आयरन ओर जो एक्सट्रैक्ट किया है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, एग्जाम्पल है।
अब ये आयरन ओर को जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उसको हम यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए हम यूज़ करेंगे उस आयरन ओर को। तो आयरन ओर एक्सट्रैक्टेड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब क्या होगा कि जो स्टील का जो मैन्युफैक्चर हमने किया, तो ये स्टील का जो दाम होगा उसका दाम तो होगा ना, उसकी खुद की वैल्यू होगी। तो स्टील की खुद की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी ज़ीरो वैल्यू है। आयरन ओर की जब एक्सट्रैक्ट किया था तो इसकी वैल्यू ज़ीरो है। जब इसको वैल्यू एडिशन किया गया, इस आयरन ओर का यूज़ करके स्टील को बनाया गया, तो यहाँ पे स्टील की वैल्यू बढ़ गई। दैट मीन्स वी हैव एडेड, ग्रॉस वैल्यू ऐड किया गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेज में आते आते हमने वैल्यू एडिशन किया। तो इस जब वैल्यू एडिशन होता है नेक्स्ट स्टेज में, तो उसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे कितना का वैल्यू एडिशन हुआ आप देख सकते हो, 0 से 1 लाख के बीच में, 0 से 1 लाख में आ गया। दैट मीन्स +1 का वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील जो एक बार स्टील का मैन्युफैक्चर हुआ, अभी स्टील का यूज़ हम किसी इंडस्ट्री में करेंगे, किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वगैरह में, हैवी इंडस्ट्रीज़ में हम करेंगे। मान लीजिए इस स्टील का यूज़ हम किसी कार के इंजन के मैन्युफैक्चर के लिए करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो स्टील हमने यूज़ किया कार के इंजन को बनाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कार का इंजन बन के तैयार हो जाएगा तो उसकी खुद की वैल्यू होगी। यहाँ पे 5 लाख रुपए मान लीजिए उस कार की इंजन की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने स्टील का यूज़ करके इंजन बना लिया, या नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेज में इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो गया। कितना का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हमने किया? +4 का ग्रॉस वैल्यू एडिशन किया। कैसे? 1 लाख रुपए का स्टील था, अब इंजन 5 लाख रुपए का बन गया। इसमें स्टील भी यूज़ हुआ। सिर्फ स्टील ही यूज़ नहीं किया, ऐसा बहुत सारे कंपोनेंट्स इंजन में यूज़ किए गए होंगे। मैं सिर्फ एक स्टील का एग्जांपल ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने एडिशन कितना किया? +4 का। 1 लाख से 5 लाख में आ गए तो +4 का वैल्यू एडिशन किया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा? इस कार के इंजन का यूज़ हम असेंबल करने के लिए, कार के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज़ किया जाएगा। कार गेट्स मैन्युफैक्चर्ड। एक बार ये कार मैन्युफैक्चर हो गई तो इसका दाम अलग होगा, इसका खुद का दाम होगा। यही फाइनल प्रोडक्ट होगा। कार को हमने बना के रेडी कर लिया। अब कार में सिर्फ इंजन नहीं लगेगा, उसमें कार में टायर्स लगेंगे, कार में सारी चीज़ों के कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाएगा। तो उसमें रबर लगेगा, ग्लास लगेगा, जैसे हर एक चीज़ का यूज़ किया जाएगा, लोहा लगेगा। तो जितने कंपोनेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ इंजन का, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स का खुद का अपना वैल्यू एडिशन होगा हर एक प्रोडक्शन स्टेज में। यहाँ पे सिर्फ कार के इंजन का मैं सिर्फ एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। ठीक है, तो कार के इंजन का यूज़ असेंबल करने के लिए कार में किया गया। तो यहाँ पे यूज़ किया गया, तो यहाँ पे 5 लाख की इंजन का वैल्यू एडिशन हो गया 10 लाख में, और ये मैन्युफैक्चर हो गया कार में। तो दैट मीन्स 5 से 10 के बीच में 5 का +5 का वैल्यू एडिशन हुआ, और बाद में ये फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। तो दैट मीन्स +1 का पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन हुआ, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में +4 का वैल्यू एडिशन हुआ, +5 का थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन हुआ। ऐसे हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन बढ़ता जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है तब तक जब तक ये फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी ना हो जाए। अब 10 लाख रुपए, अब यहाँ से भी आप पता कर सकते हो, ये 1 + 4 + 5 GVA कितना हुआ? 1 + 4 + 5 10 लाख रुपीज़, वही तो फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपए। बट ये 10 लाख रुपए एक्चुअली में मार्केट वैल्यू नहीं है, ये 10 लाख रुपए बेस प्राइस है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में लाने के लिए उसमें टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स भी डालती है, तब जाके मार्केट में वो बिकती है।
तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है, इसका दाम 10 लाख ज़रूर है, पर ये बेस प्राइस है। अब इसको मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो मार्केट प्राइस में कैसे? फॉर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बेस प्लस टैक्स। बेस प्लस टैक्स मतलब बेस प्राइस जो है उसमें टैक्स ऐड करेंगे तो वो आएगा मार्केट प्राइस। और हमको ये पता है कि जीडीपी का मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम बोलेंगे जीडीपी। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू मतलब बेस प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है। अब आपको ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मार्केट वैल्यू बेस प्राइस और टैक्स से तो निकाल लिया मार्केट प्राइस, बट ये जो मार्केट प्राइस जीडीपी का है ये एक्चुअली में करंट मार्केट प्राइस का है। ये करंट मार्केट प्राइस में जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में जब जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो इन्फ्लेशन भी ऐड ऑन हो जाता है। अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है तो उसमें महंगाई की वजह से भी जीडीपी ज़्यादा दिखाएगा। तो उसमें जीडीपी को कैलकुलेट हमेशा, ध्यान रखिएगा, हमेशा बेस प्राइस में, कांस्टेंट प्राइस में कैलकुलेट किया जाता है। एक बेस ईयर ले लो, 2011 लेते हैं। एक बेस ईयर के जितना प्राइस होगा उस प्राइस को मल्टीप्लाई करो जितना प्रोडक्शन करंट ईयर में हुआ है, तो उससे जीडीपी मिलेगा, ठीक है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जैसे उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है, बेस ईयर का जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस वाला जीडीपी है, मतलब बेस ईयर है 2011, ठीक है। और 2011 का जो प्राइस उस टाइम पे रहा किसी पर्टिकुलर गुड का, मान लीजिए कार यहाँ पे है तो कार का उस टाइम पे जो भी कॉस्ट प्राइस रहा तो उसको करंट प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो जीडीपी मिलेगा कांस्टेंट प्राइस में। दैट इज़ एडजस्ट विद द बेस ईयर, तब जाके हमको मार्केट प्राइस, कांस्टेंट मार्केट प्राइस में हमको जीडीपी मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर टैक्स है तो टैक्स के साथ ऐड करके हमने मार्केट प्राइस को निकाल लिया। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें सब्सिडीज़ भी दी जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, अगर जिसमें सब्सिडीज़ नहीं दिया जाता तो उसको हम सब्सिडी में काउंट नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने सिलेंडर का एक एग्जांपल लिया है। सिलेंडर का प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा? मैन्युफैक्चर, सबसे पहले आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद वो आयरन ओर को स्टील में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, फिर स्टील का यूज़ सिलेंडर बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, फिर सिलेंडर में फिर गैस भरी जाएगी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, फिर उसका दाम अलग। तो ये सारे के सारे जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स यूज़ किए गए हैं हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, उन सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स का खुद का अपना प्राइस होगा, तो वो ऐड ऑन होता जाएगा। वही हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन, हर एक स्टेज में होता गया। अब सिलेंडर की गैस का भी अपना रेट है, तो सब के सब मिलाने के बाद जो बेस प्राइस हुआ एक सिलेंडर का, मान लीजिए 600 रुपये का एक सिलेंडर बेस प्राइस मार्केट प्राइस में नहीं, बेस प्राइस में मान लीजिए 600 रुपये। अब आपको एक योजना पता होगी, सब्सिडी जो स्कीम जो गवर्नमेंट देती है, पहल स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोअर क्लास जो पुअर फैमिलीज़ के होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर को, बट एलपीजी सिलेंडर को मतलब यूज़ करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन पुअर फैमिलीज़ में, उन मिडिल क्लास पुअर फैमिलीज़ को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है गवर्नमेंट, मतलब कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, उनको जस्ट मोटिवेट करने के लिए कि ऐसा सब्सिडी उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो जाके एलपीजी सिलेंडर खरीदें। तो वो एक योजना है, पहल स्कीम, एक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस वाले देते हैं, वो मिनिस्ट्री देती है पहल योजना। तो उनकी जो सब्सिडी है सिलेंडर में, जो पहल योजना के अंदर किसी मतलब जो
मिडिल क्लास नहीं, जो पुअर फैमिली होती है उनको जो सब्सिडी दी जाती है, मान लीजिए 200 रुपये की सब्सिडी दी गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को 200 रुपये दिया गया, ठीक है। अब टैक्स उसमें लगेगा उस सिलेंडर में। अब टैक्स कैसे लगेगा, मान लीजिए जीएसटी लगता है ना, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए टैक्स लगता है, यूनियन वाले सीजीएसटी लगाते हैं और सेल करने के लिए स्टेट वाले एसजीएसटी लगाते हैं। पुराने टाइम पे आपको याद होगा कि जीएसटी से पहले एक्साइज, यूनियन एक्साइज टैक्स लगाती थी और जो स्टेट है वो वैट लगाती थी सेल के लिए। तो अभी तो वो जीएसटी के साथ रिप्लेस हो गया है, तो यूनियन तो सीजीएसटी लगाएगी, स्टेट लगाएगी एसजीएसटी। मान लीजिए दोनों मिला के जो जीएसटी का टैक्स लगेगा, मान लीजिए 100 रुपये का टैक्स लगा, तो अब क्या करेंगे, एक सिलेंडर का बेस प्राइस 600 रुपये, अब टैक्स लगा 100 रुपये, तो 600 और 100 रुपये मतलब 700 रुपये, टैक्स के साथ इसका मार्केट वैल्यू 700 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे फैमिली को, पुअर फैमिली को मान लो सब्सिडी दे रही है, 200 रुपये का बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोवाइड करके दे रही है, ठीक है। तो वो माइनस करेंगी ना, ऐसे फैमिलीज़ के जो खाते में पैसे जा रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा, उनकी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे में 600 + 100 - 200 मतलब 500 होगी इसकी करंट मार्केट प्राइस सिलेंडर की, एक सिलेंडर की। पर याद रखिएगा वो करंट मार्केट प्राइस है, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कांस्टेंट मार्केट प्राइस में। तो उसके लिए हमको एडजस्ट विद द बेस ईयर 2011 फॉर कांस्टेंट मार्केट प्राइस। बेस ईयर जैसे 2011 को बेस ईयर मान के उसका उस ज़माने में जो सिलेंडर का प्राइस था उस प्राइस को कंसिडर करके मल्टीप्लाई करेंगे जितना प्रोडक्शन अभी करंट के टाइम पे हुआ है उसके साथ, उस ज़माने का रेट ही लेंगे और इस ज़माने की जो क्वांटिटी जितना प्रोडक्शन हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको कांस्टेंट मार्केट प्राइस मिलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो एक्सपेंडिचर मेथड वाली वीडियो में मैंने समझाई है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस में, तो वह आप जाके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने फिर करंट मार्केट प्राइस को कांस्टेंट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो हमको मिलेगा जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। इसी को ही हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए, बेस प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ये होगा नेट टैक्स, मतलब कि शुद्ध रूप से टैक्स। कैसे शुद्ध रूप से टैक्स, मतलब जितना टैक्स गवर्नमेंट मतलब डाल रही है उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, उस पर्टिकुलर गुड में, उसके साथ माइनस करेंगे सब्सिडी, तो जितना बचेगा, जो डिफरेंस होगा वही नेट टैक्स होगा। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि टैक्स के अलावा कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करके देती है, तो उसमें जो मार्केट प्राइस होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हमने आज अभी पढ़ा। 2 एग्जाम्पल देखे। अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ टैक्स ऐड करना हो मार्केट प्राइस वाला, कार का हमने एग्जाम्पल देखा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्कीम प्रोवाइड किया जाता है ऐसी फैमिलीज़ को, तो सब्सिडी को माइनस किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको थोड़े से समझने ज़रूरी हैं, जैसे कि GVA इज़ द ऑफिशियल मेथड टू पब्लिश GDP ऑफ इंडिया। GDP का, जो इंडिया की GDP है उसका डेटा पब्लिश करते हैं एक मेथड जो होता है ऑफिशियल मेथड, वो है GVA। ना कि एक्सपेंडिचर मेथड से ऑफिशियल डेटा को पब्लिश किया जाता है, ना कि इनकम मेथड से ऑफिशियल डेटा को पब्लिश किया जाता है। कौन सा ऑफिशियल डेटा? GDP, इंडिया की GDP का ऑफिशियल डेटा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि GVA जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाला जो मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एक्सपेंडिचर मेथड से भी और इनकम मेथड से भी। हम मतलब ऐसा क्यों होता है ये अब देखते हैं। जो GVA होता है वो मतलब जैसे मान लीजिए सप्लाई चेन में जो भी रॉ मटेरियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स और प्रोडक्शन हर एक स्टेज में जो होता है उसका एक एक्यूरेट ऑडिटिंग होती है। इस वजह से मतलब कि
ज़्यादा एक्यूरेट जीवीए होता है। पर एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जब एनएसओ वाले, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं, वो जब सर्वे करते हैं, तो जब लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो लोग जब अपनी प्रॉपर्टी वगैरह चीज़ें जो बताते हैं, तो वो काफ़ी हद तक, जैसे ब्लैक मनी, कई लोग अपनी ब्लैक मनी थोड़ी ना बताएंगे, कोई बहुत से लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं, तो वो गोल्ड स्मगलिंग वाली चीज़ें नहीं बताएंगे, वो छुपा के रखेंगे। कई ऐसे पैरेलल इकोनॉमी चलती है, तो ऐसे करप्टेड जो इकोनॉमी है, तो वो सारी चीज़ें छुप जाती है एक्सपेंडिचर मेथड में, क्योंकि एनएसओ के डेटा में जो वो सर्वे करते हैं, तो जो उनको बताते हैं वही चीज़ें डेटा में आती है। पर ये जो जीवीए प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि जो चीज़ें जो सप्लाई चेन में ऐड ऑन होती है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, तो उसका एक ऑलमोस्ट एक्यूरेट एक डेटा तैयार होके आता है। इस वजह से जीवीए का यूज़ कैलकुलेशन, जीडीपी के कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर उसको पब्लिश करने में, ऑफिशियल डेटा को पब्लिश करने में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि जीवीए वाली जो मेथड है, इससे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। एक्सपेंडिचर वाले मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। इनकम मेथड से भी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए इन दोनों से कैलकुलेट किया जीडीपी, दोनों को टैली किया, होता क्या है कि एक्सपेंडिचर मेथड में जो जीडीपी आएगा वो कम आएगा। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे छुपाते हैं ना कि ब्लैक मनी छुपा दिया, गोल्ड स्मगलिंग वाली चीज़ें छुपा दी, पैरेलल इकोनॉमी, मतलब ये सारी चीज़ें, करप्टेड चीज़ें छुप जाती है, तो उस वजह से जीडीपी कम दिखता है जीवीए के कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि जब टैली करेंगे दोनों के डेटा को, जो डिफरेंस आएगा वो फिर एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड कर दिया जाएगा एज डिस्क्रिपेंसी के नाम से। जो भी टैली करके डिफरेंस आएगा उसको ऐड कर दिया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, आई होप आपको ये जो प्रोडक्शन वाली मेथड है वो समझ में आ गई होगी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का। और कि दो एग्जाम्पल से हमने समझा, एक तो कार मैन्युफैक्चरिंग और एक सिलेंडर वाले मेथड के साथ, मतलब एग्जाम्पल के साथ। और हमने क्यों जो पब्लिश करते हैं ऑफिशियल डेटा, कौन से मेथड से, वो भी हमने पढ़ा। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी को। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप आखिरी तक बने रहे, पूरी वीडियो आपने ख़त्म की और मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि आगे इसी तरीके के वीडियोस मैं और भी बनाऊं आपके लिए और आप देखो उस वीडियोस को, तो मैं अपने जो भी कंटेंट है उसको बेटर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय।